कक्षा 8 का एक चैप्टर है कम्बिशन एंड फ्लेम। आज हम कम्बिशन के बाद अब फ्लेम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्लेम जैसे नॉर्मली आप देखते हैं, जैसे ये गैस जला रखी है एलपीजी, यहाँ पर फ्लेम देख रहे हैं इसकी। ये कोई दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं इनका कलर क्या है, ये देखिए। और यहाँ पर फ्लेम्स एक केरोसिन लैंप है, उसमें देखिए, कैंडल में देखिए फ्लेम। आपने बहुत सारे फ्लेम्स आपने देखे होंगे। फॉर्म्स फ्लेम, डज नॉट फॉर्म्स फ्लेम। जैसे कैंडल है, कैंडल में एक फ्लेम आता है, मैग्नीशियम में फ्लेम, कम्फार कपूर में उसमें आता है। केरोसिन स्टोव आपने देखा होगा, मिट्टी के तेल से चलने वाला जो स्टोव है उसमें एक प्रकार का फ्लेम उसमें आता है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। आपने उस फ्लेम्स के कलर्स भी देखे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द सब्सटेंसेज हुज वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग give flames. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flame. बर्निंग के समय ही जिसमें कोई चीज़ होती है वो वेपोराइज हो जाती है, वाष्पित होती है। जैसे उसमें एक ऐसा आवरण बनता है बाहर से जिसमें वाष्पित होती है, तो वेपर उसमें बनता है। उसी वेपर में, उसी वाष्प में आग लग जाती है, जिससे क्या बनता है, फिर फ्लेम बनता है। फ्लेम, द सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। फ्लेम्स के डिफरेंट जोन क्या क्या होते हैं। एक फ्लेम का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें मेनली 3 जोन्स इसमें होते हैं। आउटर जोन जो बाहरी है, मिडिल जोन जो अंदर का है, और सबसे अंदर इनर मोस्ट जोन। तो इनर मोस्ट, मिडिल एंड आउटर, देयर आर 3 जोन्स। अब इसमें बात आती कि सबसे अधिक गर्म, हॉटेस्ट, और लीस्ट हॉट, कम गर्म कौन सा होता है। तो हॉटेस्ट पार्ट जो है, जो आउटर मोस्ट जोन होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसको हॉटेस्ट पार्ट कहते हैं। और मॉडरेटली हॉट मतलब जो कम गर्म होता है, वो बीच वाला भाग, बीच आउटर के बाद का जो भाग होता है वो वाला कम गर्म होता है। और सबसे कम गर्म जो है अंदर, लीस्ट हॉट, सबसे अंदर जो विक जो बत्ती है उसके आसपास का जो भाग है वो सबसे कम गर्म होता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ गर्म करनी है तो आउटर मोस्ट भाग में आप उस चीज़ को लगाना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ फ्यूल। आप देखते हैं आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप खाना बनाते हैं, उसके लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी चलाते हैं या कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसके लिए फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा, एलपीजी, सीएनजी। ये क्या है, सब फ्यूल हैं। कुछ तो हम इसमें इंडस्ट्रीज़ में या ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में जिसमें यूज़ करते हैं, कुछ घरों में हम खाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एक अच्छे फ्यूल जो ईंधन जो घर में इस्तेमाल किया जा सकता है या कहीं पर भी, उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या करेक्टर्स होने चाहिए। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल, जो हमेशा रेडी यहाँ पर उपलब्ध हो आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं। जैसे एक जंगल में गए, एक जंगल में आपको एलपीजी नहीं मिलेगी, सीएनजी नहीं मिलेगी या पेट्रोल नहीं मिलेगा, लकड़ी वहाँ पर उपलब्ध होंगे, तो वो सबसे अच्छा फ्यूल वहाँ पर कहलाएगा। ठीक है। अ गुड फ्यूल इज़ वन हुई इज़ रेडली अवेलेबल एंड चीप, सस्ता हो, बर्न्स ईजिली इन एयर, आसानी से एयर में वो जल जाए। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो अधिक हीट दे, गर्मी दे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए समय, ये भी ज़रूरी है कि अधिक समय न लगे, वो कम समय में अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब ये देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। जो
किसकी जैसे कावडंग केक है, कावडंग केक मतलब गोबर से जो सुखा के बनाते हैं, कावडंग केक बोलते हैं उसको। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी यूज़ करने पर उससे जो एनर्जी हीट रिलीज होती है। जैसे काव डंग है, काव डंग में आप देख सकते हैं कि 6000 से लेके 8000 तक उसका किलो जूल पर केजी वो यहाँ पर होता है। उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन, देखिए लास्ट में उसको 150,000 है, और बीच में एलपीजी है 55,000, और ये डीजल कैरोसिन ये लगभग 45,000 के करीब है किलो जूल पर केजी। तो सबसे अधिक जो है इनका ये हाइड्रोजन का यहाँ पर है। बायोगैस भी अच्छा है, और ये भी एलपीजी भी, ये भी लगभग 45 से लेके 55 के बीच में है ये। तो इनका क्या है कि ये जितना अधिक ये कैलोरीफिक उसकी वैल्यू होती है उतना अधिक तेज़ गर्म वो करता है। जितना कम वैल्यू होगी उसकी उतना धीरे धीरे गर्म वो करता है कोई भी चीज़ को। Fuel efficiency. Suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give me a region. आप किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो कौन सा आपको चाहिए कि जो अधिक जल्दी गर्म कर दे, अच्छे तरह जले, तो यही फ्यूल आप क्या करेंगे वहाँ पर यूज करेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। कई बार जो फ्यूल जलता है तो हार्मफुल प्रोडक्ट भी उससे आते हैं बर्निंग में, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत सारा होता है। तो क्या होता है, नंबर 1 देखिए, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal and petroleum release unburnt carbon particles. These pollutants are harmful for human and others as asthma and respiratory diseases. आप देखते हैं जो भी फ्यूल्स हैं उसमें कार्बन जब जलता है तो उसमें कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक जो हानिकारक कण होते हैं, पॉल्यूटेंट्स उनको बोलते हैं। ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे दमा, अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये हो सकते हैं। और इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कभी भी इनके कम्बशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो उसमें जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस निकलती है, वो बहुत हानिकारक होती है। कई बार जो घरों में अंगीठी या कोई ऐसे कोल या कोयले से के अंगीठी घर में रखते हैं, रात में पूरा कमरा बंद रखते हैं तो सुबह मरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों निकलते हैं ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण वहाँ पर वो उस पर्सन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो दम तोड़ देते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर होता है। थर्ड है कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में चले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण एक ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, पूरे विश्व में जो गर्मी है वो बढ़ जाती है। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं जैसे ग्लेशियर है, हिमालय है, उनका जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है। नॉर्मली हम गर्मियों में जितना टेम्परेचर होता है या जाड़ों में जितना टेम्परेचर होता है, हम कहते हैं कि इस बार जाड़ों में गर्म है, तो जाड़ों में गर्म होने का मतलब ये है कि वो जो ग्लेशियर्स हैं उन पर उसका असर पड़ता है। तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्री लो लाइंग एरिया हैं, समुद्री के किनारे एरिया हैं, वहाँ पर सबमर्ज होता है, सबमर्ज अंडर वाटर के अंदर डूब जाते हैं, मतलब वो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ज़मीन के थोड़ा ही ऊपर होते हैं वो जो समुद्र है, समुद्र का तल वो जो स्तर है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण वो पानी जो है जो उसके नज़दीक जो ज़मीन है उसको डुबाने का काम करता है। द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलेटेड सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं इससे, और कार्बन के ऑक्साइड आते हैं जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो है हवा में मिलके एसिड रेन भी बना देते हैं। एसिड बन जाता है पानी के साथ मिलकर, जो भी गाड़ी से जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं वो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, थैंक यू। याद करें, सब्सक्राइब करें।